आप लोगों का शिक्षणम एजुवर्स की नई क्लास में। और कल हम लोगों ने बात कर ली थी पार्टिसिपल पर। कल प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल हो गए थे। और आज हमें अपनी बात करनी है सिंथेसिस के पार्ट्स को आगे बढ़ाते हुए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन पर। ध्यान से सुनिएगा, क्या होता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन और इसकी वजह से, इसकी मदद से सेपरेट कंडीशन को कैसे कंबाइंड किया जाता है, यानी सेपरेट वाक्यों को किस तरीके से कंबाइंड किया जाता है, उसको आज हम सीख रहे हैं। देखो ध्यान से, सेपरेट वाक्य लिखा हुआ है बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन। सभी लोग ध्यान देना, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, सेपरेट वाक्य दिए हैं, दो वाक्य दिए जाएंगे। जैसे कि हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की बात कर रहे थे और देखिए ध्यान से, सेपरेट वाक्य होंगे, दो अलग अलग वाक्य हैं, ये अलग है, ये अलग है। अब इसी एक उदाहरण पर पूरा जो आप लोगों के लिए मैंने स्क्रीन पर लिखा हुआ है वो ध्यान देना। यहाँ पर सेपरेट वाक्य को कंबाइंड कैसे किया जाएगा, कंबाइंड करने के लिए और सेपरेशन के लिए दोनों अलग अलग चीजें हैं। थोड़ा सा पहले ध्यान देना कि पहला जो सेंटेंस लिखा हुआ है, कल वाली क्लासेस अगर आप लोगों ने अच्छे से देखी हैं, समझी हैं, तो इस बात को पहले से जानते होंगे। ये जो सेंटेंस दिया गया है ये कौन सा दिया गया है, तो ये हमें पास्ट में मिला हुआ सेंटेंस है और इधर ये भी पास्ट का सेंटेंस है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर आने वाला जो डिस्पर्स्ड है, ये डिस्पर्स्ड, ये दूसरे वाले वाक्य में फाइनाइट वर्ब का काम कर रहा है। क्यों? मैंने कहा था फाइनाइट वर्ब वो होती हैं जो टेंस में या नंबर में या पर्सन में, इन तीनों में से कोई एक चीज बताए उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो जैसे हमने डिस्पर्स देखा सेकंड फॉर्म में, पता चल गया टेंस कौन सा है। इधर हमने जैसे ही देखा अराइव्ड, हमें पता चल गया टेंस कौन सा है। तो इधर वाले सेंटेंस में अराइव्ड फाइनाइट वर्ब है, इधर वाले सेंटेंस में डिस्पर्स्ड है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया डिस्पर्स्ड फाइनाइट वर्ब का कार्य कर रही है। और जब हम इसको बदल रहे हैं तो कैसे बदल रहे हैं सुनिएगा। लास्ट क्लास में आप लोगों ने देखा था परफेक्ट पार्टिसिपल को कैसे बदला जाता है। परफेक्ट पार्टिसिपल को हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म से बदलते हैं, और अगर उसमें कहीं पर पैसिव मिल जाए तो हम क्या करते हैं, हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म कर देते हैं। याद आया? ये हमने बताया हुआ है, आप सभी लोग पिछली क्लासेस को अच्छे से देख लेना घर पे जाके, तो और क्लियर हो जाएगा वो सारी चीजें। द सोल्जर्स अराइव्ड, द मॉब डिस्पर्स्ड। कहा जा रहा है जैसे ही सैनिक आए, मॉब यानी भीड़ जो है वो डिस्पर्स हो गई, भाग गई, तितर बितर हो गई, मतलब लोग भगदड़ मच गई, भागने लगे वहां से। जैसे ही सोल्जर्स आए, सैनिक आए, सैनिकों का आना हुआ, मॉब जो थी, भीड़ जो थी, मॉब माने भीड़ होती है, मॉब जो थी वो डिस्पर्स्ड हो गई, फैल गई। अब क्या हुआ देखो, इसे कैसे हम बना रहे हैं। हैविंग अराइव्ड ये परफेक्ट पार्टिसिपल है, मानते हो कि नहीं मानते हो? क्योंकि हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म अगर आ जाती तो उसे हम परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और यहाँ पर डिस्पर्स्ड किसका काम कर रहा है, इधर बताओ जल्दी से, फाइनाइट वर्ब का। ये कल हम लोगों ने सीखा था। इस प्रकार नाउन के बाद अब यहाँ पर नाउन कहाँ पर है, तो सोल्जर्स, देखिए यहाँ पर सोल्जर्स नाउन हुआ, यहाँ पर मॉब नाउन हुआ कि नहीं? अरे भीड़ का जो एक लोगों का जो समूह है उसको भीड़ नाम दिया गया है, नाम दे दिया तो उसे हम क्या कहेंगे, जल्दी बताओ, संज्ञा कहेंगे, नाउन कहेंगे। और यहाँ पर जो सैनिक हैं, सैनिक, उनको भी नाम है भाई, किसी विशेष वर्ग का नाम है सैनिक। अब देखिए नाम है, उसके बाद हमें वर्ब लगी हुई है, लगी है कि नहीं लगी है? अब ध्यान देना, इस प्रकार नाउन के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होने पर नाउन का प्रयोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के रूप में होता है। नाउन का प्रयोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब क्या हो गया, सीधी सी बात है, अभी हम आगे जब चलेंगे तो समझाएंगे हम आपको। ध्यान देना, अगर हमें इस सेपरेट वाक्य को कंबाइंड करना है तो दो काम करेंगे। आप नाउन के बाद तुरंत किसका प्रयोग कर रहे हैं, हैविंग प्लस, क्लियर हो गया। अब इस तरीके से कार्य हुआ, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लगा के आपने अराइव्ड और आगे जो लिखा हुआ था वो ऐसे ही लिख दिया। दो सेपरेट वाक्यों को आपने फुल स्टॉप की जगह कॉमा से कंबाइंड कर दिया। ये सिंपल बनाने का कौन सा तरीका है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन तरीका है जो आएगा आपके लिए। अब नीचे देखिए कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, इनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। क्या वाक्य लिखा हुआ है, गॉड विलिंग, गॉड विलिंग भगवान की इच्छा, वी शैल हैव अनदर गुड मानसून, कि हमारे लिए एक अच्छा मानसून का जो मौसम है वो होगा या आएगा। तो गॉड विलिंग वी शैल, अब देखिए गॉड विलिंग अलग है, भगवान की इच्छा, कॉमा से आपने सेपरेट कर दिया, वी शैल हैव अनदर गुड मानसून। इस तरीके से आपने नाउन लिया, नाउन के बाद आपने सच बताइएगा ये कौन सा पार्टिसिपल है, कोई बच्चा अगर मुझे बता सके जल्दी बताओ। ये विलिंग कौन सा, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, विल माने इच्छा, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसीलिए देखिए हमने क्या लिखा ऊपर, ध्यान दीजिए, अगर नाउन के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल, यहाँ पर देखो परफेक्ट था, चेक करो यहाँ पे, नाउन के बाद परफेक्ट पार्टिसिपल, और यहाँ वाले में देखो नाउन के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल, इस तरीके से। और आगे जो लिखा हुआ है उसको हमने वैसे ही छोड़ दिया। द सी माने समुद्र। अब उसके बाद देखो बीइंग लिखा हुआ है, हमने बताया है क्लासेस में आपको कि इज, एम, आर, वाज, वर, ये बी होते हैं और इनको जब चेंज कर दिया जाता है तो बीइंग कर देते हैं। नाउन के बाद आपको देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल मिला, बी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और आगे जो लिखा हुआ था आपने एज इट इज छोड़ दिया। द मास्टर बीइंग
जब इसका सेपरेशन वाक्य हुआ होगा तो द मास्टर वाज या इज कुछ लिखा होगा और उसको आपने बीइंग में चेंज कर दिया। देखिए क्या मास्टर एक नाउन है, किसी चीज का नाम, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी पद का नाम है। द मास्टर बीइंग अवे, अभी बीइंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और इस तरीके से आपने कंबाइन कर दिया। नेक्स्ट, मनीष हैविंग अराइव्ड, देखो हैविंग अराइव्ड परफेक्ट पार्टिसिपल। क्लियर है सबको? ये चीज ध्यान रखना। नीचे कुछ लिखा हुआ देखो, उपरोक्त वाक्यों में यानी जो ऊपर आया है कौन कौन से ध्यान है, गॉड, सी, मास्टर और मनीष, ये देखो का प्रयोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की तरह हुआ है क्योंकि इनके बाद इनसे संबंधित फाइनाइट वर्ब्स नहीं है। इनके बाद इनसे संबंधित, देखो क्या गॉड विलिंग के बाद ये फाइनाइट वर्ब है? नहीं, आप सभी लोग जानते हैं फाइनाइट वर्ब वो होती हैं जो टेंस, नंबर या पर्सन बताती हैं, और जो ये तीनों ही ना बताएं वो क्या है, वो नॉन फाइनाइट है। और नॉन फाइनाइट के 3 उदाहरण आप लोगों ने पढ़े थे, याद करो तनिक, कौन से? नंबर 1 2 3, इन्फिनिटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल। नॉन फाइनाइट पहली ही क्लास याद कीजिए, कराई थी हमने। नॉन फाइनाइट के 3 उदाहरण हैं। इन्फिनिटिव आपने टू और बेयर दोनों पढ़ा, जेरेंड आपने पढ़ा, जब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नाउन का काम करने लगे तो जेरेंड, ठीक है, और एडजेक्टिव का काम करे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल तो आपने 3 पढ़े, पास्ट पढ़ा, प्रेजेंट पढ़ा, परफेक्ट पढ़ा, तीनों पढ़े कि नहीं पढ़े? अब मैं एक बात बताऊं, इन नाउन्स के बाद ये जो लिखा हुआ है विलिंग, ध्यान देना, क्या ये जो विलिंग लिखा हुआ है फाइनाइट वर्ब है? नहीं। थोड़ा सा आगे बढ़ो, यहाँ पर लिखा हुआ जो सेंटेंस है ये आपको फाइनाइट वर्ब दे रहा है, नाउन के बाद आपको पार्टिसिपल मिल रहा है। आप सभी लोग जानते हैं पार्टिसिपल कभी भी फाइनाइट वर्ब नहीं होता, पार्टिसिपल एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्लियर? सी के बाद बीइंग, क्या बीइंग देखने से पता चल रहा है टेंस कौन सा है? पार्टिसिपल है, इसलिए ये भी नॉन फाइनाइट है। मास्टर के बाद बीइंग, ये भी नॉन फाइनाइट है। और मनीष के बाद हैविंग अराइव्ड, ये भी नॉन फाइनाइट है। इसीलिए देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, इनके बाद इनसे संबंधित फाइनाइट वर्ब नहीं है बल्कि पार्टिसिपल का प्रयोग हुआ है। सही है? इस तरीके से हम अपने कंबाइंड सेपरेट सेंटेंस को कंबाइंड करेंगे। और इस विधि का प्रयोग, ये जो अभी आप देख रहे हैं ना, इस विधि का प्रयोग क्यों किया जाता है, सुनना ध्यान से। इस विधि का प्रयोग उन वाक्यों को जोड़ने में किया। सभी बच्चे ध्यान रखें, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पहली क्लास में जितनी चीजें सिखाई गई पार्टिसिपल जीरेंड को लेकर, सारे पार्टिसिपल सिखाए गए, और आज की जो क्लास चल रही है वो किस विधि के लिए, सारी चीजें हम लिख देंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो वाक्य बनाने में। इस विधि का प्रयोग उन वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं सिंथेसिस में हम वाक्यों को जोड़ते हैं। 2 अलग अलग वाक्य दिए होंगे, आपने सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड के जरिए उनको जोड़ दिया है, इसी को तो कहते हैं सिंथेसिस। अब देखो ध्यान से, जोड़ने में किया जाता है जिनमें सब्जेक्ट्स भिन्न भिन्न होते हैं। बात तो सही है, यहाँ पर गॉड सब्जेक्ट, यहाँ पर वी सब्जेक्ट। बताओ, जबकि पहले वाले जो हम लोग कल वाक्य पढ़ रहे थे उसमें एक ही सब्जेक्ट होता था। याद करो, शी वेंट आउट, डॉट लगाया यानी फुल स्टॉप, फिर शी करके यानी शी दोनों एक जैसे। लेकिन यहां पर ध्यान देना, ये अलग ये अलग। ऊपर वाले देखो, सोल्जर्स अलग, मॉब अलग, दोनों सब्जेक्ट अलग। सैनिक आए, भीड़ भाग गई, सैनिक आए, भीड़ भाग गई, कर्ता दोनों अलग है। भागने का काम भीड़ कर रही है, आने का काम सोल्जर कर रहे हैं। कितने लोगों का बात क्लिक हो रही है? सब्जेक्ट दोनों जब भिन्न हो जाएंगे तब हम सिंथेसिस का कौन सा तरीका अपनाएंगे? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। इसलिए ये पढ़ाया जा रहा है जब दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हो गए। अब देखना, यहाँ पर ध्यान देना, अच्छे समझ में आ रहा है? तो जिनमें सब्जेक्ट भिन्न भिन्न होते हैं, मिल गया। यहाँ पर देखो, सी समुद्र अलग, और यहाँ वी अलग, मास्टर अलग, बिजनेस अलग, मनीष अलग, वी अलग, दोनों सब्जेक्ट अलग, तब हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं। नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, जैसे उदाहरण में द सोल्जर और द मॉब, चेक करो तनिक, सोल्जर और मॉब अलग अलग हैं, और दूसरे वाक्य की घटना या कार्य पहले वाक्यों में हुए कार्य के परिणाम स्वरूप होती है। कहने का मतलब ये, सोल्जर आए तो इसका परिणाम ये हुआ कि भीड़ भाग गई। नहीं समझ पा रहे? सामने देखो, दूसरे वाक्य की घटना यानी दूसरे वाक्य की घटना पहले वाक्य में हुए कार्य के परिणाम स्वरूप होती है। पहले वाक्य के परिणाम स्वरूप ये होगा, सैनिक आएंगे तो इसका परिणाम ये होगा कि भीड़ भाग जाएगी। नहीं समझे? कहीं दंगा हो गया, बाई चांस बहुत सारे लोग हल्ला कर रहे हैं और अचानक पुलिस वाले आ गए, सब लोग भाग जाते हैं, समझे? तो एक कार्य के उनके आने के परिणाम, रिजल्ट ये हुआ कि भीड़ भाग गई, भीड़ भाग गई, ये चीज है। अब दोनों ही कर्ता अलग, तब कौन सा हम तरीका यूज करेंगे? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का।
अब देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, सामने देखना ध्यान से। इस उदाहरण में सोल्जर्स के पहुंचने के परिणाम स्वरूप, देखो यही बताया, सोल्जर्स के पहुंचने के परिणाम स्वरूप मॉब यानी भीड़ अलग अलग थलग हो गई, यानी भीड़ भाग गई। कितने लोगों को बात समझ में आई? तो ये तरीका है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का। जब आपको सब्जेक्ट अलग अलग मिले तो आप अपने सेपरेट वाक्यों को कंबाइंड कैसे करेंगे? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन की सहायता से। कुछ नहीं करना है, नाउन के बाद आपको उठा के प्रेजेंट या परफेक्ट पार्टिसिपल जो भी आपको समझ में आ रहा है। अगर टाइम गैपिंग ज्यादा है तो परफेक्ट लगा देंगे, टाइम गैपिंग बिल्कुल नहीं है तो प्रेजेंट लगा देंगे। तो बात समझ में आई कि नहीं? अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। चलिए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के रूल पर चल रहे हैं। और क्या होता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट? देखो ध्यान से, किसे क्या कहेंगे इसको ध्यान दीजिए। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग द्वारा दो सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाने की विधि को निम्न 3 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। आप सभी लोग जानते हैं कर्ता दोनों अलग अलग हैं, इस बात पर हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को यूज करेंगे। ध्यान रखो अपने माइंड में कतई कि कर्ता जब अलग अलग हैं तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से ही सेंटेंस बनाया जाएगा। एक तरीका है कि जब कर्ता अलग अलग हों, जैसे देखिए पहला ही आपको हम दिखाना चाहें अगर एग्जाम्पल, तो देखिए हॉलीडेज इसमें अलग और द बॉय इसमें अलग। अब अलग अलग करता है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की सहायता से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कैसे करेंगे, फिर पास्ट की सहायता से, परफेक्ट की सहायता से कैसे करेंगे, फिर पास्ट की सहायता से कैसे करेंगे, तीनों हम बताए दे रहे हैं आपको कैसे करना है। ध्यान देना यहाँ पर, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट विद प्रेजेंट पार्टिसिपल, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करना है। फिर से देखिए, ध्यान दीजिए सामने, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग द्वारा दो सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाने की जो विधि होती है उसको हम 3 प्रकार से पढ़ेंगे। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट विद प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये पहली विधि है। देखिए कैसे पढ़ते हैं। जब पहले वाक्य में, मतलब जो फर्स्ट हमारे 2 वाक्य हैं, पहला और दूसरा, अगर पहले वाक्य में, थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर पहले वाक्य में बी की वर्ब, यानी बी की वर्ब सभी लोग वाकिफ होंगे, इज एम आर वाज वर्ब को हम बी की वर्ब कहते हैं, सभी लोग जानते हैं। अगर पहले वाक्य में क्या मिल जाए बच्चों? बी की वर्ब मिल जाए। पहले वाले वाक्य में ध्यान दीजिए, यहां पर ध्यान दो, नीचे मत देखना। पहले वाले वाक्य में बी की वर्ब मिल जाए, इज एम आर वाज वर्ब हो, तो इन वर्ब्स को बीइंग में बदल देते हैं। ये तो सभी लोग जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल पर हम चल रहे हैं और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगाया जाता है। तो क्या हम इजिंग कर सकते हैं, एमिंग कर सकते हैं, आरिंग कर सकते हैं? नहीं। तो इसका सबसे अच्छा है कि वो बी की वर्ब हैं और बी प्लस बी में ING जोड़कर हम उसे बीइंग बना देते हैं। अब देखिए कितना सिंपल वाक्य हो गया हमारे लिए। कुछ नहीं करना हम लोगों को, क्या करना है, बस पहले वाले वाक्य में देखनी है क्या बी की वर्ब आई है कि नहीं आई है, और बी की वर्ब यदि आई हुई है तो हम उसको कार्य कर लेते हैं। सेपरेट देखो सेंटेंस कैसे दिया हुआ है, द हॉलीडेज आर, देखिए आ गई कि नहीं आ गई? आर एक बी की वर्ब है, तो द हॉलीडेज आर एट इन एंड, यानी जो छुट्टियां हैं वो अपने खत्म होने पर हैं। द बॉयज आर रिटर्निंग टू स्कूल। समझ में आया? पहला वाक्य तो नहीं पकड़ी, यहाँ पर आर लिखा हुआ है, क्या ये बी की वर्ब है? कुछ नहीं करना आपको, आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें भी चेंज कर देंगे बीइंग में। द हॉलीडेज आर को चेंज किया बीइंग में, एट एन एंड और फुल स्टॉप को हटाकर कॉमा, द बॉयज आर रिटर्निंग टू द स्कूल। कितने लोगों को समझ में आया? क्लियर है? आसान है सबको कि कठिन लग रहा है ये? अगर ये सेंटेंस आ गया तो कुछ नहीं करना, केवल पहले वाले में बी की वर्ब देखो, लगाओ और उतार दो। कितने लोगों को सेपरेट टू कंबाइंड पहला तरीका समझ में आ गया? अगला एग्जांपल देखो, 2 इसीलिए मैंने दिए हैं, ये कंबाइंड है आपका। बेटा सेपरेट क्वेश्चन आएगा और ये आपको बनाने पड़ेंगे। हाँ वो सारे वो बताएंगे थोड़े ना सेपरेट है, और वो तुम जानोगी कि ये अलग है, फर्स्ट भाई फुल स्टॉप लगा हुआ है, ये अलग है, तो सेपरेट हो गए, अलग अलग होगा, तुम कंबाइंड कर दोगी, एक साथ जोड़ दोगी। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ये कंबाइंड तरीका है। हाँ बस बेटा ध्यान रखना, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। कैसे कहेंगे? जैसे तुम्हें कंपाउंड चेंज करवाना है तो कहेंगे ये सेपरेट हम वाक्य दिए रहे, इसको आप कंपाउंड में बदलिए, कंबाइंड कीजिए। तो सेपरेट वाक्य क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है कि आपने अलग अलग वाक्य दिए थे, आपने उन्हें कंबाइंड कैसे कर दिया, बस एक में कैसे कर दिया। चाहे आप सिंपल के तरीके से कीजिए, चाहे कॉम्प्लेक्स के तरीके से, चाहे कंपाउंड के तरीके, आपने एक कैसे किया वो उन्हें बताना है। ठीक है? कितने लोगों को बात समझ में आई? अब आगे देखो ध्यान से, सेपरेट सेंटेंस अगला देखो, सभी लोग ध्यान दे सामने। इट इज, लो मिल गई बी की वर्ब, इज एम आर वाज वर्ब मिली, और जैसे ही ये मिलेगी तो उठा के हम बीइंग में चेंज कर देंगे और बाकी सारा सेंटेंस वैसे ही। इट बीइंग हॉट, कॉमा लगाया, नो वन वेंट आउट। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत, कोई गड़बड़? सबको समझ में आ रहा है? आगे देखो ध्यान से, अगला तरीका है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट विद परफेक्ट पार्टिसिपल। जैसे ही परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में हम जानते हैं, तुरंत हमारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। अगर पैसिव है तो हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म। आइए क्या लिखा हुआ है, जब पहले वाक्य में बी की वर्ब, देखो पहले वाक्य में जो पहला सेंटेंस दिया है, जब पहले वाक्य में बी की वर्ब से भिन्न
मतलब बी की वर्ब अगर दी है तो कोई बात नहीं, वो तो हम तरीका बना लेंगे अपने प्रेजेंट से। लेकिन अगर इसके अलग बी की वर्ब नहीं दी है, से अन्य या भिन्न कोई फाइनाइट वर्ब या मुख्य क्रिया हो, फाइनाइट माने जो टेंस बताए, नंबर बताए या पर्सन बताए, जो सामान्यतः सेकंड फॉर्म होती है। सेकंड फॉर्म होती है कि नहीं, आप पहचान लेते हो सेकंड फॉर्म से, या फर्स्ट फॉर्म में ऐसी एस लगाए तो आप प्रेजेंट पहचान लेते हो, पता है, तो सामान्यतः सेकंड फॉर्म होती है, तो उसे परफेक्ट पार्टिसिपल अर्थात हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म से बदल देते हैं। जैसे सेपरेट देखना ध्यान से, सेपरेट वाक्य यहाँ पे देखिए, द रेन फेल, कितने जानते हैं फॉल की सेकंड फॉर्म फेल होती है, और इसी ने हमें बता दिया कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। अब तनिक यहाँ पर ध्यान दो सभी लोग, पहला वाक्य यहाँ से यहाँ तक फुल स्टॉप तक, और दूसरा यहाँ से यहाँ तक, द क्रॉप्स माने फसल, द रेन फेल बारिश गिरी, द क्रॉप्स रिवाइव्ड और फसलें पुनर्जीवित हो गई, फिर से लहलहाने लगी, ये वाली बात है। और क्या लिखा हुआ है, द क्रॉप्स, ये अलग सेंटेंस, देखो खुद ही देख लो, सब्जेक्ट ये अलग और ये सब्जेक्ट अलग, ये वर्षा है वो फसलें हैं, सब्जेक्ट जैसे ही अलग हो गया आप किसका यूज करेंगे, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का। अब ये तुम्हारी कलाकारी है कि तुम किस तरीके से इसको पहचान पाते हो। यहां पर देखो ध्यान से, फेल लिखा हुआ है, ये बता रहा है कि सर यहां पर अमूमन बी की वर्ब नहीं दी गई है, इससे अन्य कोई मुख्य क्रिया दी है, देखो कोई फाइनाइट वर्ब दी है। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, तो हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे, परफेक्ट का। अगर बी की वर्ब दी जाएगी तो हम क्या कर देंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, बीइंग चेंज कर रहे हैं उसको, और अगर नहीं इसके अलावा कुछ दिया जा रहा है सेकंड फॉर्म या कुछ भी, तो हम इसे परफेक्ट पार्टिसिपल यानी हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। देखो द रेन फेल, पहचान गए, देखिए सेकंड फॉर्म लगी है, पता चल गया, द क्रॉप्स रिवाइव्ड वो भी फॉर्म लगी हुई है। पहले इधर पहले वाले वाक्य दूंगा, आप लोग पहले वाक्य को देखेंगे, सेकंड वालों को नहीं देखेंगे। आप दोनों जितने रूल आप देख रहे हैं सब में देखो कह रहे पहले वाक्य में, देखो यहाँ पर चेक करो, यदि पहले वाक्य में है, देखो यहाँ पर लिखा है, और यहाँ पर देखो जब पहले वाक्य में, देखो पहला चेक करना है आपको, सेकंड नहीं चेक करना, आपको पहला वाक्य चेक करना है। अब पहले वाक्य में देखो आपको फेल मिली कि नहीं मिली, यानी फाइनाइट वर्ब से इतर मिला कि नहीं मिला, आप कैसे चेंज कर रहे हैं, द रेन हैविंग फॉलन, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं फॉल फेल फॉलन थर्ड फॉर्म होती है, तो द रेन हैविंग फॉलन द क्रॉप्स रिवाइव्ड, कितने लोगों को कॉमा लगा दीजिए, द क्रॉप्स रिवाइव्ड, द रेन हैविंग फॉलन द क्रॉप्स रिवाइव्ड, कितने लोगों को समझ में आ गया, क्लियर है। इसी से मिलता जुलता एक उदाहरण मैंने यहां पर लिखा है, प्लीज यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, द सनसेट, सूर्य अस्त हुआ, और आप सभी लोग जानते हैं सेट और सेट तीनों की यही फॉर्म रहती है, इसे कंसीडर कैसे कर लिया गया, इसे सेकंड फॉर्म मान लिया गया, ठीक। आप कहें सर जरूरी आप हम फर्स्ट मान ले, तो जब तीनों भाई हैं हम थर्ड मान ले, तो आगे वाला चेक कर लो, आगे वाला चेक कर लो, लेफ्ट छोड़ना, लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट। हमने कहा था जब आधा सेंटेंस पास्ट तो इधर भी पास्ट मानोगे, और पास्ट में सेकंड फॉर्म मानोगे, थर्ड तो नहीं मानोगे, इसलिए सेकंड मानी गई। कितने लोगों को डाउट क्लियर हो गया। उधर वाला देख लो क्या लिखा, सूर्य अस्त हुआ, बेटा सूर्य अस्त हुआ और वर्कर्स जो मजदूर थे वो लेफ्ट द वर्क, वो काम छोड़कर चले गए। सूर्य अस्त हुआ, वर्कर काम छोड़कर चले गए। सूर्य का अस्त होना सब्जेक्ट अलग, वर्कर्स का काम छोड़कर जाना सब्जेक्ट अलग, अलग अलग हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। और सर यहाँ पर बी की वर्ब नहीं है, क्या है, सेकंड फॉर्म, तो क्या करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट बोला करो, परफेक्ट पार्टिसिपल, और परफेक्ट पार्टिसिपल माने हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, तो द सन, अब नीचे मत देखना, द सन हैविंग सेट द वर्कर लेफ्ट द वर्क। कितने लोगों को बात समझ में आई, कॉमा से जोड़ दिया, क्लियर हो गया आप लोगों को वाक्य, बताओ हाँ या ना। ठीक, अब हम चल रहे हैं अपने लास्ट रूल पर। देखिए जिसके बारे में अब हमें बातें करनी है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को लेकर, वो है थर्ड टॉपिक, इसको कहते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट विद परफेक्ट पार्टिसिपल इन पैसिव वॉइस। अगर आपको पैसिव वॉइस, देखिए सीधी बात है, आप सभी लोग जानते हैं किसी भी सहायक क्रिया के साथ यदि आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल रही है निश्चित रूप से वो पैसिव वॉइस होता है। तो आप बस इसी चीज़ को पहचानेंगे और जो भी वाक्य है उसमें क्या करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल को तो इससे बनाया जाएगा, बस इतना कर दिया जाएगा कि हैविंग के साथ बीन हम जोड़ देंगे और वो हमारा सेंटेंस बनके तैयार हो जाएगा। जब पहला वाक्य, देखिए फिर से पहले ही वाक्य की बात की जा रही, आपको तीनों ही पार्ट्स में देखना पहला ही वाक्य है। जब पहला वाक्य पैसिव वॉइस में हो तो क्या करना है, हैविंग बीन के प्रयोग के साथ दी गई थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं या उसको रख देते हैं, हैविंग बीन लगा देते हैं। क्यों, इसके बारे में मैंने पिछली क्लास में बताया था, क्योंकि जो बी है उसकी थर्ड फॉर्म बीन बन जाती है, इस कारण मैं क्या करता हूं, उसको बीन में चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब समझना, सेपरेट देखो ध्यान से, द कमांडर वाज किल्ड। अब यहां पर क्या करना है,
आपको मिल रहा है यहाँ पर वॉज तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ जो किल्ड है वो बता रहा है कि इसके साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई है। अब देखिए किसी भी सहायक क्रिया के साथ यदि थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो वो पैसिव वॉइस है। द कमांडर वाज किल्ड, क्यों? क्योंकि कमांडर को किसने मारा, इस प्रकार का हमें कोई सूचना यहाँ पर नहीं मिल रही, सब्जेक्ट गायब है, और जब भी ऐसा लोप होता है तो हम क्या कहते हैं उसको, पैसिव वॉइस। द कमांडर वाज किल्ड, द आर्मी रैन अवे। अब देखिए कमांडर मर गया तो जो आर्मी थी, जो सेना थी, वो भाग गई। अब देखिए ध्यान से, कमांडर सब्जेक्ट अलग, पहले ध्यान रखो, क्या ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की सहायता से बनेगा? सभी बच्चे तो नहीं, हम बताओ क्या ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनेगा? सबसे पहली जांच की तरीका ये है कि हम पहला सेंटेंस देखेंगे, उसमें सब्जेक्ट अलग है और दूसरे वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट अलग है, पहली शर्त। दूसरा, अगर इसको चेंज करना है, प्लस इसको चेंज करना है तो कैसे बनाना है, ये भी देखने से पहले हम देखेंगे क्या बी की वर्ब लगी है। अगर केवल बी की वर्ब लगी है, जैसे लिखा होता द डे वाज हॉट, अब वहां हॉट जो है वो थर्ड फॉर्म नहीं है, वहां पर उसको बीइंग में चेंज करते हैं, लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए वाज किल्ड, ये थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस का संकेत। दूसरी चीज, परफेक्ट ही क्यों यूज करेंगे? कमांडर के मरते ही सेना नहीं भागती, थोड़ा सा टाइम गैप होता है, इसीलिए एक काम हुआ, समाप्त हो चुका है, कमांडर के मरने का काम समाप्त है, उसके बाद सेना ने भागने का काम शुरू किया है। द कमांडर वाज किल्ड, इसके बाद द आर्मी रैन अवे। अब देखिए द कमांडर हैविंग, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम परफेक्ट पार्टिसिपल की सहायता से इसे बना रहे हैं, और हैविंग के साथ क्या लगा देंगे, जैसे पैसिव मिलेगा बीन लगा देंगे, फिर थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो द कमांडर हैविंग बीन, इसको चेंज किया गया है। अच्छा, बीन बना क्या बेटा? वॉज बन गया बीन, क्योंकि वो बी की वर्ब है, उसका थर्ड आ जाता है। तो द कमांडर हैविंग बीन किल्ड, कॉमा लगा के आगे जो कुछ लिखा है द आर्मी रैन अवे। इस तरीके से आपने दो सेपरेट वाक्यों को कंबाइंड कर दिया। नेक्स्ट वाक्य देखिएगा, सेपरेट वाक्य दिया हुआ है, द टाउन वाज एनक्लोज्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग वॉल। बड़ी सी एक बहुत भारी सी दीवार है, उसके द्वारा पूरे कस्बे को इनक्लोज किया गया है, किलेबद्ध किया गया है, चारों तरफ से उसको बाउंड्री वॉल किया गया है। द एनिमी कुड नॉट कैप्चर इट, अब क्या नहीं कर सकता, जो दुश्मन है उसे कैप्चर नहीं कर सकता, बंदी नहीं बना सकता। अब देखो क्या होगा, यहां पर जैसे ही आपने देखा वॉज और इनक्लोज्ड, और तीसरी चीज पैसिव वॉइस के लिए बाई एजेंट लगा हुआ है। भाई बाई एजेंट लगा हुआ है जो पैसिव वॉइस होने का पूरा पूरा संकेत दे रहा है। अब पूरा संकेत है तो निश्चित रूप से हैविंग प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म, तो बस हो गया द टाउन हैविंग बीन इनक्लोज्ड। हैविंग आ गया अपनी तरफ से, बीन इसको बदल दिया और इनक्लोज थर्ड फॉर्म लगा दी, तो द टाउन हैविंग बीन इनक्लोज्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग वॉल, फुल स्टॉप हटाकर क्या लगा दिया, कॉमा, द एनिमी कुड नॉट कैप्चर इट। बाकी कुछ नहीं बदलता। कितने लोगों को रूल वाइज बेसिक टू एडवांस समझ में आ रहा है? जैसा हमारे क्लास का नारा है, नीचे हम लिखते हैं, स्लोगन है कि बेसिक टू एडवांस लेवल, तो बेसिक टू एडवांस लेवल चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो? अब देखो नीचे नोट एक बता दे रहे तुम लोगों को, ध्यान से यहाँ पर ध्यान रखना, एक नोट है तुम्हारे लिए, और फिर इसकी क्लास को हम समाप्त करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल का क्या लिखा हुआ है, एक साथ प्रयोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के वाक्यों में भी किया जा सकता है। मतलब आप कह सकते हैं एक साथ प्रेजेंट भी आ सकता है और परफेक्ट भी आ सकता है। ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी एक साथ आएगा, और अगर परफेक्ट भी आ जाए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, दोनों ही वाक्यों का यूज हम अपने तरीके से कर सकते हैं। देखिए सेपरेट वाक्य दिया हुआ है, क्या वाक्य दिया हुआ है, द साइज was over, the enemy withdrew, the pupil resumed their normal work। 3 सेंटेंस जुड़ गए। अब प्लीज एक बार ध्यान दीजिए, यहां पर लगा हुआ was, कोई बच्चा मुझे बताए, ध्यान सुनिएगा। अभी आप देख लीजिए, पहला वाक्य आपको पता चला, जब हमने पहले ये क्लास शुरू की तो देखो आप लोगों को पता चला was के बाद over लगा हुआ है, यानी थर्ड फॉर्म नहीं है। निश्चित रूप से ये was बी की वर्ब है, और बी की वर्ब है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल चेंज होगा, बी की बीइंग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो देखो द साई बीइंग ओवर, देखो द साई वाज ओवर को किसमें चेंज कर दिया, बीइंग ओवर। क्लियर है? कॉमा से जोड़ने से बढ़िया कि हमने इसमें प्रीपोजिशन का प्रयोग कर लिया कि एंड से जोड़ दिया। क्यों? जैसी जरूरत वैसा काम, प्रेजेंट की हम प्रीपोजिशन का प्रयोग कर लेते हैं, और एंड। अब क्या हुआ, द एनिमी विड्रू। अब एक सेकंड, मुझे एक बात बताना, यहां पर जो विड्रू लगा हुआ है ये क्या बता रही है, सेकंड फॉर्म। अभी थोड़ी देर पहले चलो परफेक्ट की बात कर रहे थे, सामान्यतः सेकंड फॉर्म होती है। जैसे ही आपको सेकंड फॉर्म मिली, आपने जान लिया कि इसे परफेक्ट पार्टिसिपल सहायता से बनाएंगे। जैसे ही सेकंड फॉर्म मिली विड्रू, और विड्रॉन होती है थर्ड फॉर्म। विड्रू मिली, विड्रॉ पहली, विड्रू दूसरी, और विड्रॉन होती है थर्ड फॉर्म। तो आप क्या करेंगे,
जैसे आपको सेकंड फॉर्म मिली, आप इसे किस में चेंज कर देंगे? परफेक्ट पार्टिसिपल में। परफेक्ट पार्टिसिपल का नारा है कि क्या? हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। तो क्या करते हैं? द एनिमी हैविंग विदड्रॉन। अब देखो विदड्रॉन हो गया थर्ड फॉर्म, कॉमा की सहायता से आपने सेपरेट कर दिया या एंड लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आगे, आगे देखो ध्यान से, सभी लोग सामने ध्यान दें। उसके बाद देखिए द पीपल रिज्यूम्ड। रिज्यूम्ड माने कार्य करते रहना, अपना पुनः कार्य चालू कर लेना। इसे याद करो, जब हम लोग गेम खेलते थे बचपन में तो एक लिखा होता था कि प्ले और पॉज। तो पॉज माने गेम रुक जाता था, तो उसमें नीचे जब हम कट कर देते थे गेम को तो ऊपर ऑप्शन आता था रिज्यूम, माने फिर से शुरू कर दीजिए, वहीं से स्टार्ट कर दीजिए। तो देखिए द पीपल रिज्यूम्ड, अब देखना ध्यान से, द पीपल रिज्यूम्ड देयर नॉर्मल वर्क। अब क्या है? आगे कोई वाक्य नहीं बन रहा। कैसे नहीं बन रहा? द पीपल रिज्यूम्ड। अब हम बार बार हैविंग बीन नहीं लगाएंगे, या हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म नहीं। एक बार आपने प्रेजेंट का यूज कर लिया और एक बार आपने परफेक्ट का। आगे वाले सेंटेंस को कॉमा की तरीके से आप ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। कैसे? क्योंकि सर ऊपर वाले सेंटेंस में भी हम ऐसा ही करते हैं, द आर्मी रैन अवे, द आर्मी रैन अवे। इसको बार बार चेंज नहीं किया जाता। आपने एक बार बना लिया प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक बार बना लिया कौन सा? परफेक्ट पार्टिसिपल, बाकी जो कॉमा में लिखा हुआ है उसको ऐसे ही लिख दिया। कितने लोगों को बात समझ में आई? द पीपल रिज्यूम्ड देयर नॉर्मल वर्क। अब बताओ कितने लोगों को बात समझ में आई? क्या नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का आज का सेगमेंट समझ में आया है? एक्सरसाइज नंबर 18। अब सुनिएगा ध्यान से। तो जितनी भी चीजें हम लोगों ने की उन सब में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एब्सोल्यूट के लिए आप लोग अच्छे से अपने नोट्स को तैयार कीजिए, अच्छे से नियम को लिखिए और इनकी एक्सरसाइज जो है वो आपकी बुक्स में दी गई है, उसको बनाइए। और जिससे आपका जो हैबिट है कि आप सिंथेसिस को अच्छे से बनाते रहेंगे वो और इनहेंस होगी। और जब जबरदस्त तैयारी होगी हम लोगों की तो परीक्षा में निश्चित ही अच्छा परिणाम हम लोग हासिल करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ जिसमें सिंथेसिस के और भी पार्ट आपके सामने लाए जाने हैं। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद शिक्षण में जोर्स की तरफ से।